Yes, children, now again we start the next topic, and this topic is the Newton's second law is the real law of motion. Sometimes we say Newton's second law is a real law of motion. And what does it mean? It means that Newton's first law and third law both are contained in Newton's second law. न्यूटन सेकेंड लॉ। तो देखिए इस लेक्चर में क्या हम पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे, हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ा था, न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा था। हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जो न्यूटन सेकेंड लॉ है उसके अंदर न्यूटन फर्स्ट लॉ भी है, उसके अंदर न्यूटन थर्ड लॉ भी है। यानी कि हम फर्स्ट लॉ को भी सेकेंड लॉ से डेराइव कर सकते हैं, थर्ड लॉ को भी सेकेंड लॉ से डेराइव कर सकते हैं, और वी कैन से इन लैंग्वेज फर्स्ट एंड थर्ड लॉज आर कंटेन्ड इन न्यूटन सेकेंड लॉ। दैट्स व्हाई समटाइम्स वी से न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। ये हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो होता है वो रियल लॉ है, तब हम बताएंगे। अच्छा, ये हम तब प्रूव कर सकते हैं जब तीनों लॉ आने चाहिए। बताइए क्या क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, जिसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट ऑलवेज इट विल रिमेन इन रेस्ट कंडीशन। तो अगर ये है तो हमेशा यही रहेगी अनटिल और अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। जब तक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रखी रहेगी, और वो बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है द बॉडी कंटिन्यूज टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है डिटेल में। हमने न्यूटन सेकंड लॉ भी पढ़ा है। न्यूटन सेकंड लॉ होता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो वेक्टर F इज इक्वल टू ये आ जाता है, अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं तो वेक्टर हटा देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। ये आपने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ। अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या पढ़ा है? थर्ड लॉ आपने पढ़ा है F12 इज इक्वल टू माइनस F21। It is the law of action and reaction, and in the law of action and reaction, when one body exerts force on second body, then second body also exerts the same force but in opposite direction to the first body. तो ये एग्जांपल है, ये किसका फॉर्मूला है? थर्ड लॉ का। तो चलिए अगर रियल लॉ आपको प्रूव करना है कि सेकंड लॉ रियल लॉ है तो क्या करेंगे, हम इसमें फर्स्ट लॉ को डेराइव करेंगे सेकंड से, थर्ड को डेराइव करेंगे सेकंड से, तो हम फिर बाद में कह सकते हैं कि सेकंड लॉ क्या है? रियल लॉ है। हम इसको इस तरीके से भी पूछ सकते हैं ना, फर्स्ट लॉ बाय सेकंड लॉ और फ्रॉम सेकंड लॉ, फ्रॉम सेकंड। न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ को आप कैसे डेराइव करोगे ये हमें अब समझना है। तो अगर ये पार्ट आपको समझना है तो देखिए क्या करेंगे, हम इसमें न्यूटन सेकंड लॉ से स्टार्ट करते हैं। बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ F किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बिकम डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। बताइए हो जाएगा कि नहीं? और अगर F इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T है, इफ F इज इक्वल टू 0, क्या कंडीशन है न्यूटन फर्स्ट लॉ की? एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी 0, और जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा ऐसी कंडीशन में क्या होगा? F 0 होने से देन डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 0, और डेल्टा P इज इक्वल टू 0 और P इज इक्वल टू, अगर 0 हो जाएगा बच्चों तो देखिए इसमें क्या करेंगे, डेल्टा P को आप लिख लीजिए, डेल्टा P को यहां लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, और mv माइनस u इज इक्वल टू 0। कैन वी राइट इट एज और नॉट? देखो डेल्टा P क्या होता है? Delta P is the change in momentum. If u is the initial velocity, v is the final velocity, m is the mass of body, then change in momentum will become mv minus mu। चलो एक हिस्सा बढ़ा लेते हैं। अच्छा ऐसे तो लिख सकते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं। इज इक्वल टू, ये फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम है। कैसे पता लगा? u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है। mv माइनस mu कैसा हो गया? 0 हो गया। m यहाँ से कॉमन ले लीजिए, v माइनस u किसके इक्वल हो गया? 0, और v माइनस u किसके इक्वल हो गया? 0, और v किसके इक्वल हो गया? u। यानी कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो न्यूटन सेकंड लॉ का कंक्लूजन ये है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बोथ विल रिमेन सेम। अब यहां से दो रास्ते कौन से हैं? इफ u इज इक्वल टू 0 देन v इज इक्वल टू 0, इफ u इज इक्वल टू नॉन जीरो देन v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू नॉन जीरो। जैसे भाई दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल का मतलब है अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी। अब इसको स्टेटमेंट में बदलो,
v इक्वल टू यू है, यू इनिशियल वेलोसिटी होता है, v फाइनल वेलोसिटी होता है। u की वैल्यू अगर 0 है तो v की वैल्यू भी क्या आएगी, 0 आ गई। यानी कि बॉडी अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे बनी रहेगी, कब तक, जब तक उसके ऊपर फोर्स 0 है। यानी कि जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे, द बॉडी इफ इट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन द सेम स्टेट। बट इफ इट इज मूविंग विद सम कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड है, तो v भी कितना होगा, 5 मीटर पर सेकंड। इट मींस इफ अ बॉडी इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकंड, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी until or unless an external force is applied on the body. And what is this? This is Newton's first law. यही न्यूटन फर्स्ट लॉ है कि अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करते हैं, फोर्स 0 है, तो देखिए यहां से डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 0 आ गई, डेल्टा पी 0 हो गया क्योंकि डेल्टा टी 0 हो नहीं सकता, टाइम इंटरवल होता है। डेल्टा टी इधर आपने भेज दिया, डेल्टा बी को कहते हैं फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ये कंडीशन हम मान सकते थे, क्या मान सकते थे, इफ यू इज क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और m क्या है, व्हाट इज m, मास ऑफ द बॉडी। बॉडी का मास m है, ये इनिशियल वेलोसिटी फाइनल है, तो दिस इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू u। इफ u इज इक्वल टू 0 देन v 0, द बॉडी एट रेस्ट, देन इट विल रिमेन इन द सेम स्टेट until or unless we are applying an external force. If it is moving with constant speed, it will continue to move with the same speed until or unless we are not going to apply an external force. And what is this? This is Newton's first law. तो बताइए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हमने न्यूटन सेकंड लॉ से ऑब्टेन किया कि नहीं? सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ। एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब चलिए इसका दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट में क्या लेते हैं, थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। थर्ड लॉ लेते हैं। अब देखिए थर्ड लॉ कैसे लेंगे। थर्ड लॉ में क्या कंडीशन है, थर्ड लॉ में हमारे पास कितनी बॉडीज हैं, 2 बॉडी हैं। इन न्यूटन थर्ड लॉ वी हैव हाउ मेनी बॉडीज, 2 बॉडीज। 2 बॉडीज में क्या होगा, लेट F12 इज फोर्स। अच्छा इसका एक तरीका बताया था, व्हाट इज F1? F1 इज अ फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी, फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी। और अगर 2 लिख देते हैं तो किससे आएगा, बाई सेकंड बॉडी, बाई सेकंड बॉडी। 2 बॉडी है, एक बॉडी फर्स्ट है, दूसरी बॉडी कौन सी है, सेकंड है। फर्स्ट के ऊपर सेकंड ने फोर्स कितना एक्सर्ट किया, F12। सिमिलरली व्हाट इज F21? फोर्स ऑन सेकंड बॉडी बाई फर्स्ट बॉडी। ये आपने मान लिया, ठीक है। हम कौन सा लॉ प्रूव करना चाह रहे हैं, न्यूटन थर्ड लॉ। यानी कि क्या प्रूव करना चाहते हैं, F12 इक्वल टू माइनस F21। तो कितनी बॉडी का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, 2 का लेना पड़ेगा, ठीक है। और इफ डेल्टा P1 इज चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी इन टाइम डेल्टा T, and delta P2 is change in momentum of second body in time delta T। अच्छा क्यों होगा मोमेंटम चेंज, जो फोर्स अप्लाई किया। जब 2 बॉडी हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो दोनों का मोमेंटम चेंज होगा। पहली बॉडी का मोमेंटम में कितना चेंज आया, मान लीजिए डेल्टा P1 है, दूसरी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया, मान लीजिए डेल्टा P2 है। क्यों चेंज आया फर्स्ट बॉडी में, तो आपने फोर्स अप्लाई किया। आपने दूसरी बॉडी में क्यों चेंज, इसके ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया। जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी तो दोनों बॉडीज का मोमेंटम भी क्या होगा, चेंज होगा, लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। अच्छा अब न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। पहले फर्स्ट बॉडी के लिए लेते हैं, फॉर फर्स्ट बॉडी बताइए फर्स्ट बॉडी के लिए क्या हो जाएगा। फर्स्ट बॉडी के लिए यहां से बताओ, व्हाट इज F12, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T। यही होता है कि नहीं, क्या पढ़ा है हमने, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये फोर्स कौन से वाला हो गया, जो फर्स्ट बॉडी ने किसके ऊपर अप्लाई किया, सेकंड पर, सेकंड ने किसके ऊपर अप्लाई किया, फर्स्ट पर। सो दिस इज फोर्स ऑन फर्स्ट बाय सेकंड। फर्स्ट के ऊपर अप्लाई हुआ फोर्स, किसने अप्लाई किया, सेकंड ने। तो सेकंड ने जब फर्स्ट पर अप्लाई किया तो मोमेंटम भी किसका चेंज हुआ, फर्स्ट का मोमेंटम चेंज हुआ फॉर सेकंड बॉडी। सेकंड बॉडी बताइए F21 किसके इक्वल हो जाएगा, सिमिलरली करके डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। अब डेल्टा T1 डेल्टा T2 मत कर देना, जब दोनों बॉडी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो टाइम दोनों का कितना है, कॉमन है दोनों के लिए। अब बताइए नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम। अब इस सिस्टम में कितनी बॉडीज है, कितनी बॉडीज है, 2 है ना। अगर नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है तो बताइए F12 प्लस F21 कितना हो जाएगा, यहां से डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T।
ये बन जाएगा। ऐड कर दिया आपने इक्वेशन 1 को 2 से ऐड कर दिया। अच्छा चला इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओ, बोलो कितना हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इट इज इक्वेशन नंबर 3। यहां पहुंच गए। ये नेट फोर्स हुआ सिस्टम के ऊपर जो फर्स्ट का सेकंड पर है या सेकंड का फर्स्ट पर है, और ये इसके इक्वल आया। अब बताइए ये वाला केस कौन से वाला केस है? इट इज द केस इन विच वी अप्लाई अ फोर्स बाय सेकंड बॉडी ऑन फर्स्ट and by first on second, it means external force कैसा हुआ, जीरो हुआ। since there is no external force, अब इससे ऊपर जा रहे हैं हम यहां पर, since there is no external force on the system, ये समझ आ गया external force क्यों नहीं है? because first body is exerting force on second and second is exerting on force first, और ये न्यूटन थर्ड लॉ की क्या है, कंडीशन है, ये प्रूव करना होता है। तो बताइए F एक्सटर्नल क्या हो गए, F12। अगर ये कंडीशन है, कोई भी आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताइए क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 विल बी इक्वल टू 0। क्यों हो गया, चेंज इन द मोमेंटम विल बी 0। ये कहिए मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर इसी इक्वेशन को आप ये लिखना चाहें तो आप ये भी लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 है। डेल्टा P1 क्या है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट बॉडी, डेल्टा P2 क्या है, चेंज इन मोमेंटम इन द सेकंड बॉडी। तो यानी कि दोनों बॉडी के मोमेंटम में चेंज होगा, कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, चेंज, अगर मोमेंटम कांस्टेंट होता है तो चेंज क्या होता है, 0 होता है। इसको आपने 0 रख दिया। So F12 plus F21 vector is equal to 0 और F12 is equal to minus F21 ये बन गया फॉर्मूला। बोलो F21 is equal to minus F21 vector, ये फॉर्मूला बना। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, ये बन गया। तो इसमें देखिए दो तरीके से, इसमें तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट लगे। पहला कॉन्सेप्ट न्यूटन थर्ड लॉ का लगेगा, दूसरा कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकंड लॉ का लगेगा, तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का लगेगा। क्यों, हमको एक ऐसा सिस्टम मानना पड़ेगा, अगर आप न्यूटन थर्ड लॉ प्रूव करना चाहते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ आप जानते हैं, इट इज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। सो वी वुड हैव टू कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज इन विच वन बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर बॉडी एक्सर्ट्स फोर्स ऑन फर्स्ट। ये सिस्टम मानना पड़ेगा। तो पहले हमने एक सिस्टम माना जिसमें ये वाला फोर्स है, सेकंड बॉडी का फर्स्ट के ऊपर इतना फोर्स है, और ये सेकंड पे फर्स्ट की वजह से इतना फोर्स है। ये आपको समझ आ गया। F1 क्या है, F1 इज फोर्स ऑन विच बॉडी फर्स्ट, किसकी वजह से, बाय सेकंड। इसमें F2 क्या है, फोर्स ऑन सेकंड बाय वन, बाय फर्स्ट। पहली बॉडी का मोमेंटम चेंज क्यों हुआ, फोर्स अप्लाई हुआ। दूसरे में चेंज क्यों आया, फोर्स अप्लाई हुआ। न्यूटन सेकंड लॉ से फर्स्ट बॉडी में फोर्स कितना बनेगा, ये बनेगा। सेकंड पे कितना बनेगा, ये बनेगा। दोनों का टोटल सिस्टम का नेट फोर्स कितना होगा, इतना होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग 0 होगा, चेंज इन मोमेंटम। और जब चेंज इन मोमेंटम 0 होगा देन इट प्रूव द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये न्यूटन थर्ड लॉ का क्या हुआ, डेरिवेशन हुआ। और अगर ये प्रूव करने के लिए आ जाए, डेराइव न्यूटन्स थर्ड लॉ बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बाय प्रिंसिपल, तब भी यही सेम डेरिवेशन काम करेगा। क्यों काम करेगा कि इसमें ये लिख देखो, दिस इज द कांसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ को डेराइव कर सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से न्यूटन थर्ड लॉ को भी क्या कर सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं। ठीक है। और इस तरीके से हमने न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन फर्स्ट लॉ डेराइव कर दिया, न्यूटन सेकंड लॉ से न्यूटन थर्ड लॉ डेराइव कर दिया। दैट्स व्हाई यू कैन से न्यूटन फर्स्ट लॉ and Newton's second law both are contained in Newton's first law and third law both are contained in Newton's second law. That is Newton's second law is the real law of motion. मोशन का जो रियल लॉ है वो कौन सा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ होगा। बताइए समझ आया कि नहीं। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया जिसमें हम या तो ये कहिए कि न्यूटन फर्स्ट और थर्ड लॉज को डेराइव कर सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, और दूसरा हुआ कि हम इसे कह सकते हैं इट इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। अब चलिए, अच्छा इसी का अगर हमें रिवर्स लेना हो, एक चीज देखिए और यहीं से बताते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के हेल्प से बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए इसका उल्टा किया जाए, रिवर्स किया जाए, डेराइव प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम
फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ एंड सेकंड लॉ। न्यूटन देखिए सेकंड लॉ तो ऑलरेडी हमने बता दिया है, सेकंड लॉ तो ऑलरेडी बता दिया है। क्या बताया हमने यहां से, अगर f इज इक्वल टू 0 है तो डेल्टा p अपॉन डेल्टा t क्या हो जाएगा 0, और डेल्टा p क्या हो जाएगा 0, और p किसके इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट। ये तो न्यूटन सेकंड लॉ से डेराइव हो गया। अगर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन से आपको प्रूव करना हो, कौन सा प्रूव करना हो, न्यूटन थर्ड लॉ, तो कैसे करेंगे। अब देखिए न्यूटन थर्ड लॉ डेराइव करना है, फिर आपको दो बॉडी का सिस्टम मानना पड़ेगा। ये स्टेप भी सेम रहेगा, ये स्टेप भी सेम रहेगा, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तीनों स्टेप सेम है। और न्यूटन सेकंड लॉ से ये भी लिखोगे और ये भी सेम लिखोगे। यहां तक का रास्ता दोनों का बिल्कुल कॉमन है, ये चारों चीजें कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम क्या करना चाहते हैं, थर्ड लॉ को डेराइव करना चाहते हैं, सॉरी लीनियर मोमेंटम को डेराइव करना चाहते हैं कंजर्वेशन को बाय थर्ड लॉ। अब यहां से आगे का रास्ता लीजिए। नाउ F12 प्लस F21 इज इक्वल टू डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T बाय न्यूटन थर्ड लॉ। अब आइए यहां से देखिए, अब यहां ये बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बताइए न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और ये दोनों यहां रख दीजिए तो बताइए दोनों का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डेल्टा P1 अपॉन डेल्टा T प्लस डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T को कॉमन करके 0 कर दीजिए। डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 इज इक्वल टू 0, और आप लिख सकते हैं डेल्टा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, और चेंज इन मोमेंटम 0 होने का मतलब क्या हुआ, P1 प्लस P2 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट। P1 प्लस P2 वेक्टर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसका डेरिवेशन हो गया है, ये देखो। और ये क्या है, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी शुड रिमेन कांस्टेंट, इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों इसमें न्यूटन थर्ड लॉ से आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी डेराइव कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से थर्ड लॉ भी डेराइव कर सकते हैं। एग्जाम में यही ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं। अब कॉन्सेप्ट हमने अच्छी तरह समझ लिया, सारे क्वेश्चन भी कवर करा दिए हमने, केवल हमने यही नहीं बताया रियल लॉ ही। अब अगर हम केवल इतना बता के छोड़ देते हैं, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, आपने रट लिया और आपने समझ गया, सर हमने तो पढ़ लिया है, उस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 3 स्टेजेस होती हैं, पहला होता है आपका कौन से वाला, लर्निंग, सेकंड होता है अंडरस्टैंडिंग, और थर्ड होता है एप्लीकेशन। ठीक है, तो पहला पार्ट अगर लर्निंग है तो ये सफिशिएंट नहीं है, छोटी क्लास में चल जाता है। लर्निंग के साथ साथ क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, और जब लर्निंग हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, देन एप्लीकेशन पार्ट आप कर सकते हैं। तो पहले हमने इसका लर्निंग किया, लर्न किया क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ सेकंड थर्ड लॉ, फिर हमने इसको अंडरस्टैंड किया कि अच्छा इस तरीके से होता है, फिर हमने क्या किया, इसको अप्लाई किया। और सारे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, एक को दूसरे से डेराइव कर दो, दूसरे को पहले से डेराइव कर दो। देखो जैसे फर्स्ट और थर्ड लॉ को सेकंड से डेराइव कर दिया हमने, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से थर्ड लॉ डेराइव कर दिया, थर्ड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डेराइव कर दिया, सेकंड लॉ से कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डेराइव कर दिया, सब तरीके से। और ये तो हमने डेल्टा पी के फॉर्म में लिया है, अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में लेते तब आप dp1 भी कर सकते हैं। अगर p1 क्या है, इसमें dp1 है और ये क्या है dp2 है, और यहाँ टाइम क्या लेंगे dt ले लीजिए, तब डिफरेंशियल फॉर्म में d अपॉन dt आ जाएगा, ये भी d अपॉन dt आ जाएगा, और ये भी बच्चों यहाँ d अपॉन dt आएगा, दिस इज ऑल्सो d अपॉन dt। और आप जानते हैं इसको ऑपरेटर को कैसे ऑपरेट करते हैं, डिफरेंशिएशन को p1 प्लस p2, ये बन गया, ये इक्वेशन थर्ड बनती। और इस थर्ड इक्वेशन के बाद फिर वही कंडीशन लगा सकते थे, क्या लगा सकते थे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, कांस्टेंट। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो इसको क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। कौन से लॉ से, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर, अगेन विच लॉ, थर्ड लॉ। अब देखिए थर्ड लॉ भी हमने बता दिया, तो थर्ड लॉ को प्रूव करने के 2 मेथड बता दिए। एक मेथड तो हमने कौन से वाला बताया, डेल्टा वाला बताया, दूसरे वाला कौन सा बताया हमने, डिफरेंशियल वाला बताया। बताइए इसकी जगह हमने कांस्टेंट क्यों लिख दिया, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। और ये आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, d अपॉन dx ऑफ k इज इक्वल टू 0, d अपॉन dt ऑफ k इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो ब्रैकेट में क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट 0 होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई 0 होगा। और जब ये 0 होगा तो F12 किसके इक्वल आएगा, माइनस F21, क्या बन गया, न्यूटन थर्ड लॉ। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ को 2 मेथड से हमने डेराइव करा दिया, एक डेल्टा पी वाले मेथड से, चेंज इन मोमेंटम से, और दूसरा कौन सा, डिफरेंशियल टेक्निक भी लगाई, डिफरेंशियल टेक्निक से भी क्या हो गया, डेराइव हो गया।
ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड डेरिवेशंस फ्रॉम वन टू अनदर। ठीक है, चलिए बच्चों इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे।